नमस्ते। भारत के जनरल नॉलेज इसमें ना कुछ ऐसी कमाल की बातें हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स और कहानियों को कुरेदने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। 144 साल, सोचिए जरा, कितना लंबा समय है ये, है ना? लेकिन हमारे भारत में ये नंबर एक बहुत बड़ी खगोलीय और सांस्कृतिक घटना से जुड़ा है। एक ऐसा मौका जिसका इंतजार पीढ़ियों को रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 144 साल का अंतराल है किस त्योहार का। ये एक ऐसे आयोजन से जुड़ा है जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ये है महाकुंभ मेला जो पूरे 144 साल बाद आता है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये मेला इतना खास क्यों है और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कुंभ मेले के पीछे की माइथोलॉजी क्या है? इसकी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। जी हाँ, वो कहानी जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता के अमृत के लिए पूरे सागर को मथ डाला था। मतलब एक जबरदस्त घटना थी वो। और कुंभ का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है घड़ा। ये उसी अमृत के घड़े की तरफ इशारा करता है जिसके लिए भाई ये सारा मंथन हुआ था। ये त्योहार उसी पवित्र घड़े की एक तरह से याद है। कतः ये परंपरा कितनी पुरानी है, ऋषि काल से चली आ रही है। और इसका आयोजन होता है उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज में। हाँ, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये मेला आखिर कितना बड़ा है, इसका स्केल क्या है? चलिए अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं और यकीन मानिए ये आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। देखिए, कुंभ के 3 मेन साइकिल होते हैं। हर 6 साल में होता है अर्धकुंभ, फिर 12 साल में आता है पूर्ण कुंभ, और फिर 144 साल के लंबे इंतजार के बाद आता है महाकुंभ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस महाकुंभ का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है 4 शाही स्नान। ये वो खास तारीखें होती हैं जब पवित्र नदी में डुबकी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। कह सकते हैं कि ये इस पूरे आयोजन का दिल है। आप इसके स्केल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। 7,000 करोड़! इससे पता चलता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा इवेंट है। पिछला महाकुंभ साल 2013 में हुआ था। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये मौका कितना रेयर और कीमती है। मतलब किसी के लिए तो ये सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका है। अच्छा, कुंभ मेले की तरह ही हमारी माइथोलॉजी में ऐसे कई कमाल के फैक्ट्स भरे पड़े हैं। तो चलिए जरा कुंभ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और कहानियों में गोता लगाते हैं। ताड़का का नाम तो सबने सुना है, एक राक्षसी के तौर पर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? तो सवाल ये है कि राक्षसी बनने से पहले ताड़का क्या थी? जवाब है, वो एक यक्षिणी थी। यक्षिणी यानी प्रकृति से जुड़ी एक दिव्य आत्मा। है ना दिलचस्प? ये उसकी कहानी का वो हिस्सा है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। चलिए अब अपना फोकस पूरी तरह से महाकाव्य रामायण पर लाते हैं। इससे जुड़े कुछ खास फैक्ट्स और सवाल देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामायण की 2 बड़ी कंस्ट्रक्शंस। देखिए, लंका को बनाया था देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने, और समुद्र पर जो राम सेतु बना था उसका निर्माण नल जी की देखरेख में हुआ था। दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, रामायण से जुड़े कुछ और मजेदार फैक्ट्स। लव और कुश के गुरु कौन थे? महान ऋषि वाल्मीकि। एक और बात, क्या किसी को पता है कि राम जी की एक मौसी भी थी? उनका नाम था वर्षिणी। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, लंका के राजा विभीषण का राज्याभिषेक श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने किया था। ओके, तो अब तैयार हो जाइए एक लाइटनिंग राउंड के लिए। इसमें हम इतिहास और प्रकृति से जुड़े कुछ फटाफट फैक्ट्स देखेंगे। ये सवाल तो हमारी लोक कथाओं से जुड़ा है। वो कौन सा पेड़ है जिसके बारे में माना जाता है कि उस पर भूत रहते हैं? और इसका जवाब है पीपल का पेड़। हाँ, ये एक ऐसी मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है। और इतिहास से जुड़ा एक और जरूरी फैक्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अब आता है आज का आखिरी सवाल जो नेचर से जुड़ा है। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी नज़र सबसे तेज होती है? सोचिएगा इसके बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के साथ।